क्वेश्चन आ जाएगा। याद तो करो पहले। चलो देखो, तो आज चलेंगे ध्वनि चैप्टर, इसको इतना ही पढ़ते हैं, फिर ये मात्रक याद करो। फिजिक्स को समझने के लिए सबसे अधिक मात्रक चाहिए हमें, है ना, समझे। चलो, तो सभी लोग का क्या है, थैंक्स मतलब बर्थडे के लिए, ठीक है। चलो, तो ध्वनि चलते हैं। तो ध्वनि किसे कहते हैं? जो भी हम सुनते हैं वो सभी क्या है, साउंड है। क्या है? साउंड तेज हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। किसी माध्यम में तेज होती है और किसी माध्यम में कम होता है, इसको भी सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो साउंड, तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इनके द्वारा कहना है, जो हम लोग साउंड सुनते हैं यानी कि ध्वनि सुनते हैं, ठीक है, ध्वनि को नापते हैं हम डेसिबल में। किस में नापते हैं? डेसिबल में। जो ध्वनि हमारे कानों तक आती है वो कितना ध्वनि होना चाहिए? 45 डेसिबल जो है, 45 डेसिबल को अच्छा माना गया ध्वनि, उतना ही। उससे ज्यादा अगर हमारे कानों तक आता है तो वो हमारे लिए क्या होती है? अच्छा नहीं होता है। तो माना गया है ये तो सबसे अच्छा है, लेकिन 75 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि हमारे कानों तक, जैसे डीजे की आवाज ना 100 डेसिबल पहुंचा देता है, उससे भी ऊपर। जब डीजे के करीब जाओगे तो कान क्या है, दर्द जैसा टाइप सा होता है, तो कान क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी डीजे के करीब नहीं जाना चाहिए। नहीं तो ये क्या होती है, 75 डेसिबल से ऊपर हमारी कान क्या हो सकती, कभी भी खत्म हो सकता है। तो इतना नहीं सुनना चाहिए। WHO के द्वारा है। WHO की स्थापना कब है, ये बार बार पूछता है। चलो आगे चलते। ध्वनि क्या है? ध्वनि जो भी हमारे कानों तक आवाज आती है वो सभी ध्वनि है। अपने कानों से जो कुछ हम सुनते हैं उसी को हम ध्वनि कहते हैं। सिंपल भाषा में यही सीखो, ठीक है। आगे ध्वनि में देखो 2 चीजें हैं, एक अनुदैर्घ्य और एक अनुप्रस्थ। प्रस्थ मतलब पार कर जाना, प्रस्थ कर जाना मतलब पार कर जाना। वह ध्वनि जो पार कर जाता है, या वह तरंग जो पार कर जाती है, समझ गए। ध्वनि एक क्या है, वेव है, वेव के माध्यम से चल रहा। ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, समझ गए। अगर आएगा ध्वनि क्या है, ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। अगर माध्यम ना हो तो वो नहीं चलेगा। जैसे हम जहां रहते हैं वहां क्या है, वायुमंडल है, हवा है। हवा में क्या है, धूल है, कण है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। उसी में माध्यम है, इसलिए हमारे कानों तक क्या ध्वनि दूर से भी सुनाई देता है। जैसे अभी बाहर क्या है, कौवा बोल रहा है, वो भी सुनाई दे रहा है ना, तो वो भी क्या है, ध्वनि का माध्यम है। तो ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम की जरूरत होती है। बिना माध्यम का नहीं चलता है। निर्वात किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। जहाँ हवा ना हो। जहां हवा ना हो। तो चांद पे अगर हम चले जाते हैं तो वहां पे हम इशारों में बात कर सकते हैं, क्योंकि वहां क्या नहीं है, हवा नहीं है। अगर पूछा जाए बताओ कि ध्वनि कहाँ चलेगी, कहाँ नहीं चलेगा, तो कहाँ नहीं चलेगा, निर्वात में नहीं चलेगा। चांद पर भी नहीं सुनेंगे। तो निर्वात में ध्वनि क्या होती है, नहीं चलता है। तो यहाँ ध्वनि नहीं चलता है। कहाँ चलेगा, वायु में, ठीक है, वायु में चलेगा, जहां पे माध्यम हो। वायु क्या है, एक माध्यम, ठीक है। जैसे कोई हवा इस ओर चल रही है और तुम इसी और किसी को आवाज लगाओगे, वो दूर में भी खड़ा होगा, तुम अगर उसे आवाज दोगे सुनाई दे देगा। और यहां से अगर रोड पे भी कोई खड़ा होगा सुनाई नहीं देगा। अगर इधर का आंधी चल रहा हो तो नहीं सुनेगा, क्योंकि ध्वनि तुम्हारा क्या है, वेव के साथ वो इधर की ओर मूव करेगा। तो इसी को बांटा गया अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य मतलब जो रुक जाता है ध्वनि, आगे नहीं चलता है। अनुप्रस्थ यानी कि वो तरंग चल जाती है। तो देखो अनुदैर्घ्य तरंग कहते किसको है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, देखो लिखा भी है लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि यदि तरंग संचलन के क्रम में माध्यम के कणों का कंपन जो होता है, कोई भी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए, कंपन। मैंने अगर यहाँ ठोका तो क्या निकला है, ध्वनि निकला है ना, यानी कि कंपन चाहिए। कंपन तरंग यानी कि कोई भी माध्यम होती है, तरंग होती है, संचलन की दिशा के समांतर चले, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य। उसी को हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य वेव यानी कि तरंग, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। जैसे गैस में कोई ध्वनि है, तुमने देखा होगा कभी कहीं से लीकेज हो रहा तभी पता चलता, उसके अंदर गैस है नहीं पता, उसमें कान लगाओगे तब पता चलेगा। इसी तरह से हवा जब तेज चलती तब हमारे कानों को पता चलता है ना। कभी तुम देखो
तेज बाइक चला रहे हो, है ना, कान को अगर तुम हवा की ओर कर दो कान दर्द होने लगता है, क्योंकि ध्वनि उसका जो होती है बहुत तेज कानों में जाती है हवा, तो उससे भी दर्द होने लगता है। तो हवा में ध्वनि की तरंग है, ये क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। अगर मैं दीवार लगा दूं हवा के सामने तो वो पार करके इधर नहीं आएगा, नहीं आता है। हम इसलिए क्या होते हैं, जैसी आंधी तूफान आता है हम लोग घर के अंदर यानी कि दीवार के पीछे छिप जाते हैं, घर में आके छिप जाते हैं। इसी तरह से गैस भी है, ठीक है। ये दोनों क्या है, अनुदैर्घ्य, समझ आए। अनुदैर्घ्य रुक जाता है। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कोई दीवार के पीछे होगा तो वो नहीं सुन पाएगा, तो ये क्या है, अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ क्या है, जो चल जाता है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव, यानी कि वो पार कर जाता है। यदि माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचलन की दिशा में लंबवत चल जाए, ठीक है, लंबवत होता है, उस तरंग को ही हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे पत्थर फेंकने पर पानी की सतह पर क्या, कंपन, तो वो जो नीचे मछली होगा उसको भी आवाज सुनाई देता है, कुछ गिर रहा है, वो भी साइड हट जाता है। उसके बाद हम लोग जो ऊपर होते हैं हमें भी सुनाई देता है ना, यानी कि क्या है, वो अनुप्रस्थ हो रहा है, पूरा नीचे तक भी जा रहा है, ऊपर तक भी। इसी तरह से प्रकाश तरंग, कांच की एक दीवार लगा है तो प्रकाश तो यहां तक आया, लेकिन इसको पार करके भी वो उधर भी चला जाता है ना। तो प्रकाश तरंग भी क्या है, अनुप्रस्थ की अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ। प्रकाश गुजर सकता है, लेकिन कांच का अगर दीवार भी लगाए तो वो ध्वनि नहीं जा सकता है, उधर नहीं जा सकता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य है, प्रकाश अनुप्रस्थ है। और ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 10th में आएगा ही आएगा, फिक्स कर लो, समझ गए। अगला फिजिक्स को समझना है, इसको और पढ़ेंगे। तो आज चले थे यूनिट को याद करोगे, यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अधिक यूनिट ही पूछेगा। यूनिट से ही तुम क्या निकालोगे, सवाल भी बनेगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा फिजिक्स का। पहला है भार, भार यानी कि वेट, वजन, ठीक है। भार यानी कि वजन, वजन को किसमें नापते हैं, न्यूटन। और इसलिए फिजिक्स के जन्मदाता भी कौन है, न्यूटन। भौतिकी के पितामह, इसी को पितामह कहा जाता है। भौतिकी के पितामह कौन है, न्यूटन है। उन्होंने ही बल के ऊपर यानी कि भार को बताया, वजन। जैसे मैं यहाँ भार लगा रहा हूँ तो मैं क्या लगा रहा हूँ, न्यूटन लगा रहा हूँ, तो 1.8 न्यूटन के बराबर, ठीक है। ये भी याद रखना है, यूनिट, ये भी पढ़ेंगे। अगला चलते हैं संवेग। संवेग को किसमें प्रदर्शित किया, संवेग बराबर, बोलो, नापते हैं। तो द्रव्यमान को किससे नापते हैं हम लोग, द्रव्यमान को केजी से नापते हैं, और गुना हो जाएगा द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा। समझिए, इसको समझना है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है और वेग का क्या होता है, मीटर। समझ गए, मीटर में नापते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, केजी मीटर सेकेंड, ठीक है। संवेग बराबर केजी मीटर सेकेंड, समझ गए, केजी मीटर सेकेंड। ध्वनि को किस में नापते हैं, डेसिबल में नापा जाता है, ध्वनि को डेसिबल में नापते हैं, बता चुके हैं। अब चलते विद्युत आवेश। आवेश को हम कूलाम्ब में नापते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश पढ़ेंगे, जो एक माध्यम है, विद्युत का तार है, उसमें जितने की स्पीड से कोई धारा चल रही है उसी को हम विद्युत आवेश कहते हैं, तो उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको कूलाम्ब में नापते हैं। प्रकाश वर्ष को किसमें नापते हैं, दूरी में, ठीक। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, इसको भी लिख लो, 9.46 इंटू 10⁻⁻12 लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं 12 लेंगे तो क्या होगा, बोलो, ये मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा ना। तो 9.46 इंटू 10⁻12 जो होगा ये क्या होगा, किलोमीटर में। और एक आ जाता है 9.46 इंटू 10⁻15 जो होगा, इसको हम मीटर में नापेंगे। ऐसे भी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो किलोमीटर में 12 होगा और मीटर में 15 होगा। ये दो क्वेश्चन हमेशा आता है। आगे चलते प्रतिरोध। प्रतिरोध को किस में नापते हैं, ओम में। प्रतिरोध को ओम में, लंबाई को मीटर में। जैसे हम लोग यहाँ से नारदपुर गए थे मेला देखने, तो उसको हम किस में नापे थे, मीटर में, क्योंकि दूरी का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में। समय को सबसे छोटा क्या होता है, समय का सेकंड की सुई जो चल रही है तेज, सेकंड में नापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है। ताप को केल्विन में नापा जाता है। ये पढ़ा चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में केल्विन को ही माना गया था। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में,
पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। सभी चीज जो है वो पदार्थ है, वो सभी क्या है, मोल है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। कार्य, ऊर्जा और उष्मा तीनों का मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए, शक्ति, तो शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। ठीक, ये क्वेश्चंस आया था इस बार में। विद्युत फ्लक्स का, चुंबक के फ्लक्स का वेबर, चुंबक के फ्लक्स का वेबर, और स्वप्रेरण का हेनरी, और चुंबक के फ्लक्स घनत्व का टेस्ला। ये तीनों याद करोगे एक साथ। ठीक है, चुंबक के फ्लक्स को तो वेबर कहते हैं, और स्वप्रेरण को हेनरी, और चुंबक के फ्लक्स घनत्व को टेस्ला कहते हैं। ये इसका ऐसा यूनिट है। शक्ति को वाट में नापते हैं, विभवांतर को वोल्ट में नापते हैं, और विभव को भी वोल्ट में नापते हैं। विद्युत विभव को भी वोल्ट में नापते हैं। लिखवाए थे ये, विद्युत विभव नहीं लिखवाया ना, लिख लो। विद्युत विभव को भी हम किस में नापते हैं, वोल्ट में ही नापते हैं। तो विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, अगला है दाब। दाब को हम, जैसे मैंने यहां प्रेस कर रहा हूं, दाब कर रहा हूं ना, दाब बराबर बल, मैं बल लगा रहा हूं, जितना बल लगाऊंगा उतना ही पीछे जाएगा। तो बल बटे क्षेत्रफल, मैं पूरे पे अगर लगाऊंगा तो यहां तक जाएगा। तो बल बटे क्षेत्रफल, जितना भी क्षेत्रफल पर हम लगा दो, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, और क्षेत्रफल को किसमें नापते हैं, मीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, तो मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोल सकते हैं, पास्कल, या तो तुम इसको बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख लेना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे इसका दाब का, या इसी को हम पास्कल कहते हैं। ये यूनिट याद करोगे। यूनिट